नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की डिमांड पर ही बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बार बार सवाल आ रहे थे कि सर हमें ग्रामर के बारे में बताना, सर हमें समास के बारे में बताना, कोई कह रहा हमें संधि के बारे में बताना, सर हम पेपर कॉपी में कैसे करें, किस तरह से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे आंसर हमें लिखना चाहिए, किस तरीक़ा से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 10वीं क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट की, ठीक है, जिनके पास संस्कृत विषय है, ठीक है। मोस्टली तीसरी भाषा के अंदर संस्कृत विषय राजस्थान में सबके पास ही होगा। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर, इसलिए आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको हम पूरा पेपर बताएंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक, यानी कि पहला प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करना है, कॉपी में किस तरह से लिखना है, दूसरा प्रश्न आपको कैसे करना है, तीसरा कैसे करना है, चौथा कैसे करना है। टोटल आपको 25 प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही कमाल का है आप सबके लिए। इस वीडियो को आप जरूर देखना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कोई आपसे कहेंगे नहीं, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगे कि हाँ वास्तव में सर ने बहुत अच्छा हमें कुछ बताया है और वास्तव में आपको कुछ इस वीडियो से मिलता है, तो आप अपने आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। देखिए जो आपका पेपर होगा संस्कृत का वो 4 हिस्सों में विभक्त होगा, यानी कि खंड ए, खंड ब, खंड से और खंड द। 4 खंडों में इस तरह से विभक्त होगा। आपको हम बता दें कि काफी के अंदर आप जब आंसर लिखें तो आप खंड वाइज लिखें दोस्तों, क्योंकि खंड के हिसाब से नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत मान लिया जाएगा। जैसे मान लो कि आपका खंड ए है और ए के अंदर मान लो 4 सवाल हैं, तो आपको ए के चारों सवाल खंड ए में ही करने होंगे। मान लो कि आपको नहीं आ रहा है कोई सवाल, तो आप वहां जगह छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा नहीं करें कि यार ए का सवाल है, खंड ए का सवाल है और आपको नहीं आया, फिर आप बे खंड करने लग जाते हैं और फिर आपने ए का सवाल खंड बे में कर दिया, तो वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है इस तरीका की। तो जो जिस खंड में है प्रश्न उसी हिसाब से आपको करना है। नहीं आता है तो जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, आप आगे से करना स्टार्ट कर दें और जब आपको याद आ जाए तब आप उसका आंसर लिख सकते हैं उसी जगह पर जहां आपने खाली जगह छोड़ी है। ऐसे अब बात करते हैं हम एक एक सवाल को लेकर के। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खंड ए। खंड ए के अंदर देखिए दोस्तों, आपका जो पहला सवाल होगा वो है अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया से प्रसंगम अनुवादम लिखत। इसका मतलब है कि अधोलिखित पठित गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद आपको लिखना होगा। तो इसमें क्या करना है, आपके लिए 2 मिलेंगे, अथवा में भी मिलेगा। इसमें जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको करना है। हमने गद्यांश के लिए मोस्ट बता रखा है, वीडियो बनाया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आप पेपर देने के बाद मिला सकते हैं, उसी में से आपको गद्यांश का सवाल मिल जाएगा 99%, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, और अनुवाद आपको हिंदी भाषा में करना है। आपको एग्जाम में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम आपको एग्जाम से पहले ही पूरा पेपर आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आएगा और कैसे आपको कॉपी में करना है। ऐसे तो पहला प्रश्न आपको अब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, ठीक है ना, और हिंदी में ही लिखना है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में आपको अनुवाद कर देना है, जो भी गद्यांश आएगा उसको अनुवाद कर देना है, यानी कि आपको संस्कृत से हिंदी बना देनी है, वही आपका अनुवाद हो जाता है बच्चों। सवाल नंबर 2 की हम बात करते हैं। अधोलिखित पठित पद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंग अनुवादम लिखत। इसका मतलब है कि अधोलिखित पठित पद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद आपको करना है। यहां भी प्रसंग आपको लिखना होगा। यहां पर आपको श्लोक मिलेगा, कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए भी हमने मोस्ट बता रखा है, इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखना, आपका सवाल गारंटी से सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों, प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखने के बाद में आपको अनुवाद करना है। कोई भी आ सकता है, हमने आपको कुछ 2 पार्ट इसमें मोस्ट बताए हैं और पूरा विश्वास है 99%, 1% नहीं कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने सारे पुराने पेपर, आपकी डेस्क वर्क, इसके अलावा हमारे पास जो अनुभव था सबको देखने के बाद में आपको ये डिसाइड करके हम बता रहे हैं।
ऐसे। क्वेश्चन 2 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो आएगा नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवादम लिखत। यह नाटक से आएगा। नाटक में भी हमने बता रखा है कौन से नाटक से आएगा, उसमें भी हमने 2 बताए हैं, तो मोस्टली आपके उसी में से मिल जाएंगे। देखिए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, प्रसंग लिखना है, उसके बाद में फिर आपको अनुवाद लिख देना है। अनुवाद में आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिख देना होता है। ठीक है, उसका अर्थ लिख देंगे तो वो आपका अनुवाद हो जाता है ऐसे। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अधोलिखितस्य पद्यांशस्य संस्कृते भावार्थम लिखत। आपको यहां पर एक श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको भावार्थ लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, भावार्थ। भावार्थ का हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हमने टोटल 7 भावार्थ बताए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने हमसे सवाल किया कि सर हमें भावार्थ समझाइए, तो मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 हमने बताए हैं, तो उनमें से आपको हो सकता है मिल जाए, 99% मिल जाएगा, 1% में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो भावार्थ लिख देना है। भावार्थ में क्या होता है, अर्थ से थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना होता है, थोड़ा सा उसका मतलब क्या है वो हमें उसमें समझाना होता है। ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए, आगे है हमारा, देखिए बच्चों 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल में देखिए क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि एक पदेन लिखत। अच्छे से समझना ढंग से। ये जो 5वां सवाल है, ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए 7 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों का संस्कृत में एक पद में उत्तर देना है। मतलब आपको 7 मिलेंगे, 7 में से आपको सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसमें क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। जब आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कहां से लिखोगे, बताइए आप। इसीलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहां पर 7 में से आपको जो आते हैं वो आपको 4 कर देने हैं। ठीक है, एक पद में उत्तर देना, इस बात को ध्यान रख लेना। केवल एक ही पद में आपको उत्तर बताना है, तो आपको ज्यादा उसमें पूरा डिटेल से नहीं लिखना है, पूरा वाक्य आपको नहीं बनाना है, केवल एक ही पद आपको लिखना होगा। जैसे एक प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी कैसे विमुक्त हुई। तो यहां एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में उत्तर होगा निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। हो गया एक पद ऐसे। आगे है, ये आपने कर दिया, इसमें से 4 कोई भी कर लेना। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आएगा आपका, इसी के अंदर है, 5 के अंदर ही 2 प्रश्न हैं, यानी कि एक तो ये हो गया ए और दूसरा बे बता रहा हूं अब मैं आपको। अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यहां पर 7 में से 4 करने हैं, लेकिन पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दोनों में अंतर समझ लो। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होगा आपको। और इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें आपको केवल एक ही पद में उत्तर देना होता है, तो दोनों में ये अंतर है। जैसा आपसे पूछा जाए बच्चों, उसी तरीका से जवाब दोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूं इसमें, जैसे कि एक सवाल है, चंदन दास है कस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षति स्म। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर है चंदन दास है अमात्य राक्षसस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षति स्म। आपने भी पढ़ा होगा, आपको याद आ गया होगा इसका आंसर। तो इसमें हमने पूरा वाक्य बनाया है। इसी तरह से आपको सारे आंसर लिखने होंगे। सारे का मतलब 7 में से 4 ही तो करने हैं, तो 4 आपको जो अच्छे से आते हैं उनको कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके लिए। आगे चलिए, आगे 6वां क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुतः। अधोलिखित श्लोक का आपको अन्वय करना है। आपके लिए कोई भी श्लोक मिलेगा, उसका आपको अन्वय लिखना है। अब बच्चों यहां देखिए, अन्वय तो रटा नहीं जा सकता। अन्वय देखो कहीं से भी आ सकता है। मैंने हालांकि इसके लिए भी मोस्ट बताया हुआ है, आप पद्यांश वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है। आप इसमें 3रा और 6वां जो पार्ट है वो आप देख लेना, इसमें से आपको मिल जाएगा, जहां तक है पूरी संभावना है। इसमें क्या करना है, अन्वय के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा एक श्लोक है, उस पूरे के पूरे श्लोक को हमें एक लाइन में रखना होता है और फिर उसका अर्थ हमें व्यवस्थित करना होता है। यानी कि उस पूरे श्लोक का अर्थ एकदम साफ सुथरा हमारे समझ में आ जाए, किसी को भी अच्छे से समझ में आ जाए, वही हमारा अन्वय होता है।
क्योंकि श्लोक बनाते समय क्रिया कर्ता वगैरह इनका आगे पीछे का ध्यान नहीं रखा जाता, कहीं भी उनको हम लिख सकते हैं, ऐसा श्लोक में होता है। लेकिन जब अन्वय करते हैं तो उसको हम व्यवस्थित करते हैं, उल्टा सीधा जो लिखा हुआ है उसको हम क्रम से जमाते हैं। क्रम से जमाने का नाम ही अन्वय है, ऐसे आप समझ सकते हैं सीधा सीधा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब अन्वय आप करो तो जो शब्द हैं उनको तोड़ना होता है, संधि विच्छेद करके आपको लिखना होता है, ठीक है ना। और कोई भी कार्य हो रहा है तो वो आप उसमें कर सकते हैं, विशेष रूप से संधि कार्य करना होता है, ऐसे आपको समझना है। तो क्लियर हो गया होगा आपके किस तरह से आप अन्वय कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, प्रश्न निर्माण करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कोई भी वाक्य मिलेगा, उस वाक्य में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, उस शब्द को हटा करके आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है। समझ गए? मैंने आपको समझा रखा है किस तरह से प्रश्न निर्माण करते हैं, और मैंने 40 उदाहरण मोस्ट बताए आपकी ही किताब से छांट करके पुराने पेपरों के आधार पर। उस वीडियो को आप जरूर देखना, उसमें से आपको पेपर में मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। ऐसे तो आप वो देखें जरूर। इसमें आपको किम शब्द याद करना पड़ेगा। किम शब्द तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किम शब्द का सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा। इसके अलावा राम शब्द है, रमा शब्द है, गुरु शब्द है, जो कुछ 4-5 सामान्य शब्द हैं, ये भी आपको आने चाहिए, तभी जाकर के आप इसको कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दोस्तों, कथा या सारः हिंदी भाषायाम लिखत। किसी भी कथा का सारांश हिंदी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है। आपकी किताब के अंदर जितनी भी कथा हैं उनमें से कोई भी कथा आपके आ सकती है, ठीक है, और उसका आपसे क्या पूछा जाएगा, सारांश। आपको उसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो 4-5 पन्ने का है तो आपको उस पूरी की पूरी कहानी को शॉर्ट में लिखना है। उसमें शॉर्ट का मतलब हो गया आप एक पन्ने में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पन्ने तक आप लिखिए आराम से, उसको समरी में लिखना है, समराइज करना है, उसको सारांश के रूप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। पूरी कहानी तो लिखनी नहीं है, हमें सारांश लिखना है, मेन, ठीक है। ऐसे आगे चलिए, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यहां कह रहे हैं कि रेखांकित जो पद है हमारा, उसका प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ चुनकर के लिखना होगा। आपके लिए कोई एक वाक्य मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, उस लाइन के अंदर किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, उस अंडरलाइन वाले शब्द का अर्थ आपको बताना है। यहां एवं सैदे आएंगे आपके लिए, एवं सैदे में से छांट के आपको अर्थ बताना है। तो ये तो और बढ़िया है, आपके लिए आसान हो गया, एवं सैदे में से छांटना है अर्थ, तो अच्छी बात है ना ये तो यहां देखिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एवं सैदे में से आपको देख लेना है, यदि आंसर ए है तो ए लिख देंगे, बे है तो बे लिख देंगे, और कै खे दे रखा है तो कै खे के हिसाब से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, यानी कि खंड ए का लास्ट सवाल है। खंड ए में 10 प्रश्न आएंगे आपके। ये कह रहा है कि स्वयं पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्रम अतिरिच्य 2 श्लोक लिखत। ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो आपके पेपर में नहीं हैं, ठीक है। पेपर में जो हैं वो नहीं लिखने हैं, उनके अलावा आपको 2 श्लोक आपकी किताब से लिखने कहीं से भी। ऐसा मत करना कि यार मुझे तो कहीं से भी याद है, 6वीं क्लास का याद है वो लिख देता हूं, 7वीं क्लास का याद है वो लिख देता हूं, वो नहीं चलेगा। आपकी ही किताब का होना चाहिए, यानी कि 10वीं क्लास की जो किताब चलती है उसी का होना चाहिए, तभी करेक्ट माना जाएगा। यही तो इसमें कहा जा रहा है, स्व पाठ्य पुस्तकात। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन वो श्लोक पेपर में नहीं होने चाहिए, वो वाले लिखने हैं आपको। इसलिए 4-5 श्लोक याद कर लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं खंड बे की तरफ। अब आप ऊपर लिख देंगे खंड बे, अंडरलाइन कर देंगे आराम से, फिर एक लाइन छोड़िए और फिर क्वेश्चन नंबर 11 डाल दीजिए। 11 नंबर में क्या है बच्चों, देखिए, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। कह रहे हैं कि अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका आंसर आपको लिखना है। इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर हमें उसी में से ढूंढना होता है। तो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में उस गद्यांश में जो लाइन मोस्ट लगती है उनको आप थोड़ा थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, ठीक है, और बाद में मिटा दीजिए उसको, जिससे कि कोई दिक्कत भी नहीं आए किसी को। ऐसे फिर आप प्रश्न को देखिए और प्रश्न का मिलान करिए कि यार गद्यांश में कहां पर मिल रहा है, देख लीजिए, उसी के आसपास में आंसर मिल जाएगा। जैसा प्रश्न है उसी तरह से जवाब लिखना है। जैसे एक पद में उत्तर देने के लिए कहा जाए तो एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में कहा जाए तो पूर्ण वाक्य में देना है। तो दो सवाल आएंगे, एक तो एक पद में पूछा जाएगा, एक पूर्ण वाक्य में पूछा जाएगा। तीसरा आता है अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। पूरे गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना होता है। बच्चों शीर्षक के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे गद्यांश को पढ़िए एक बार, पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि यार इसमें इस शब्द का बार बार वो विवरण आ रहा है, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है किसी शब्द की, किसी शब्द या कोई भी चीज है जिसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, ठीक है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ लेना वही उसका शीर्षक बनेगा। बात को समझ रहे हैं, वही उसका क्या बनेगा, शीर्षक बनेगा। ऐसे आपको समझ लेना है इसमें, तो शीर्षक आप ढूंढ पाओगे। इसके बाद में कह रहे हैं उपर्युक्त गद्यांशस्य संक्षिप्तीकरणम कुरुतः। आपका जो गद्यांश दिया हुआ है उसको संक्षिप्त में लिखना है, शॉर्ट में। जैसे मान लो 8 लाइन है तो आपको 2 लाइन लिख देनी है या 3 लाइन लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा एक आधा ऊपर से ले लो और थोड़ा सा बीच में से ले लो, लास्ट में से ले लो, 2 या 3 लाइन आप लिख दीजिए। वो तो देख लो गद्यांश कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसको आपको शॉर्ट में कर देना है, यानी कि उसका संक्षिप्त करना है आपको। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिप के तो लिखना है आपको, गद्यांश में से देख देख के उतार देना है आपको। बस साफ सुथरा लिखो, बिल्कुल अच्छा, बिना काट पीट के, कोई भी आपको काट पीट नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छा लिखो, सुंदर सुंदर, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सके। ठीक, आगे चलिए। आगे इसी के अंदर एक सवाल है, निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अब देखो यहां पर आपके लिए 4 सवाल आएंगे दोस्तों, और ये 4 सवाल जो होंगे ये ग्रामर पर आधारित होंगे, लेकिन ये प्रश्न जो हैं ये इसी अपठित गद्यांश पर डिपेंड हैं। इसी अपठित गद्यांश में से ही आपसे पूछे जाएंगे, ग्रामर के आधार पे होंगे। जैसे कि क्रियापद बताओ, या फिर विशेष्य या विशेषण बताओ, या फिर संज्ञा पद बताओ, या फिर विलोम पद बताओ। इस तरह के 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसी गद्यांश में से, तो आपको उसी में से छांट लेना है, मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आगे चलिए बच्चों। आगे है हमारा खंड से। अब आप देखेंगे आपका खंड बदल चुका है, तो आप ऊपर ऊपर लिखेंगे खंड से और नीचे अंडरलाइन कर दो, और फिर एक लाइन छोड़ करके आप क्वेश्चन नंबर 12 डाल दीजिए। 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। देखो यहां ध्यान देना है, जैसा पूछा जा रहा है वो का वही आपको काम करना है। संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करना है, उसके बाद में संधि का नाम लिखना है कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे मान लो आ गया विद्यालय, तो आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे विद्याधन आलय, फिर लिखेंगे इसमें संधि का नाम लिखेंगे दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि। ये 2 चीज आपको बतानी है बस। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। यहां पर मामला उल्टा है। उल्टा मतलब उल्टी मत कर देना मतलब यहां पर बच्चों आपको संधि विच्छेद मिलेगा, तो आपको संधि विच्छेद से संधि बनानी है, उसके बाद में आपको संधि का नाम बताना है। ये आपको काम करना है इसमें 13 नंबर में। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें हम क्या करें, इसमें हमें क्या करना होगा, इसलिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, पहले से ही बता रहा हूं पेपर से पहले आपको। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना आप, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो करिए, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। ठीक है ना, आगे चलिए। जैसे मान लो आ गया, देखिए एक उदाहरण है, जैसे मान लो हम आपको बताएं सुधन आगतम, इस तरह से मान लो आ जाता है सुधन आगतम। अब इसका क्या करना है, आपको संधि करनी है, तो बनता है स्वागतम। क्या बनेगा बच्चों, स्वागतम। अब स्वागत में आपको संधि का नाम बताना है यण संधि। ऐसे आपको सवाल आएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर पे है अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। मतलब आपके लिए समास विग्रह भी आ सकता है या फिर अंडरलाइन किया हुआ शब्द में समास पूछा जा सकता है। जैसे मान लो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। अब यहां शरीरस्थो जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब शरीरस्थ, इसमें आपको समास बताना है। क्या बताना है? समास। तो यहां पर देखिए शरीरस्थ का मतलब होता है शरीरे स्थित। जैसे कंठस्थ होता है, कंठे स्थितः, कंठ में जो स्थित उसे हम कंठस्थ कहते हैं, और शरीर में जो स्थित उसे हम शरीरस्थ, शरीरस्थ कहते हैं। इस तरह से इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। ऐसे आपको बताना होगा। क्लियर? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्तिम तत्कारणञ्च लिखत। ये कह रहे हैं कि अधोलिखित पदों में रेखांकित जो पद है उसमें विभक्ति और कारण लिखना है। यानी कौन सी विभक्ति है एक बात, दूसरी बात लिखनी है कि उसमें मतलब क्यों हुई ये विभक्ति, कारण। यानी एक तो विभक्ति का नाम लिखना है और दूसरा कारण लिखना है। कारण का मतलब या तो कोई पद के योग में हुई है या फिर किसी सूत्र के वजह से हुई है। जैसे मान लो कि एक उदाहरण बताता हूं आपको मैं। जैसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, जो हमारा विद्यालय उसके चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहां पर विद्यालय में अंडरलाइन है विद्यालयम, तो इसमें आपको बतानी है विभक्ति और क्यों हुई वो बताना है। तो इसमें लिखेंगे विद्यालयम इत्यत्र द्वितीया विभक्ति ही। ठीक है। कारण अब नीचे की लाइन में लिखेंगे अभितः परितः समयः निकषाः प्रतियोगे पि द्वितीया। ये हमारा नियम हो गया। या फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते मान लो, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आप लिखेंगे अभितः या परितः। ठीक है, परितः है तो परितः लिख देंगे। परितः पदस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। बस हो गया कारण आपका। ऐसा लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। और हमने पहले बोला अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे पि द्वितीया, ये लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे है देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयतः रेखांकित पदम पृथकम कृत्वा च लिखत। ये कह रहे हैं कि कोष्टक में दिया गया जो शब्द है उसकी प्रकृति प्रत्यय जो दे रखा है उससे पद निर्माण करके आपको वाक्य बनाना है और रेखांकित पद को अलग करके आपको लिखना है। ऐसे आपको दो तरह से सवाल पूछा जा रहा है। एक में तो क्या है कि जैसे मान लो कोई वाक्य मिल गया, वाक्य में कोई शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है, तो आपको जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है मतलब उसमें आपको शब्द या धातु को अलग करना है और आपको प्रत्यय को अलग करना है। ये काम आपको करना है। ठीक। इसके अलावा एक दूसरा सवाल आ सकता है कि आपके कोई वाक्य मिलेगा, उसमें खाली जगह मिलेगी और कोष्टक के अंदर आपको धातु मिलेगी, प्लस में आपको प्रत्यय मिलेगा। इसको आपको जोड़ करके खाली जगह में लिखना है। इस तरह से सवाल आपके आएगा। क्लियर? जैसे एक सवाल आया है, इदानीम चंदन दाश है रिक्त स्थान डैश डैश इच्छामी, और कोष्टक में दृश्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, दृश्य धन तुमुन। तो यहां पर दृश्य और तुमुन को जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। तो यहां पर शब्द बनेगा द्रष्टुम। क्या बनेगा? द्रष्टुम, यानी देखने के लिए। ठीक है। इदानीम यानी इस समय चंदन दास देखने के लिए, द्रष्टुम इच्छामि देखने के लिए इच्छा करता है। ठीक है, देखने की इच्छा करता है। इस तरह से इसमें हमारा वाक्य बन जाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे। एक सवाल है जैसे गुरुम सेवमान है शिष्य सुखम लवते, गुरु की सेवा करता हुआ शिष्य सुख को प्राप्त करता है। तो यहां पर सेवमान है जो शब्द है, सेवमान है, इसके नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है, यानी शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। तो यहां पर सेव धातु है, या तो शब्द होगा या धातु होगी। ठीक है ना? तो यहां सेव धातु है और शानच प्रत्यय हो गया। ऐसे आपको अलग करके लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मंजूषाया प्रदत्तै अव्ययपदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। यानी यहां पर आपको खाली स्थान मिलेंगे और एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको 4-5 शब्द मिलेंगे, उन शब्दों को आपको खाली जगह में भरना होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप देख लो वाक्य बना करके कौन सा सही बैठ रहा है, जो सही बैठ रहा है उसको लिख दीजिए बस। आगे चलो। अधोलिखित पदयो उपसर्गम शब्दम च पृथकम कृत्वा लिखत। आपको यहां पर 2 शब्द मिलेंगे, दोनों में से आपको क्या करना है, उपसर्ग को अलग करके लिखना है, उपसर्ग को अलग करना है बस। उपसर्ग आप जानते हैं संस्कृत में आपके 22 होते हैं, प्र पर आप सम अनु अब निश निर दुष दुर्व्यांग, ये सब उपसर्ग हैं आपके। तो जैसे निर्गुणम, तो यहां पर आपको लिखना है निर्धन गुणम, क्योंकि यह निर उपसर्ग है और गुणम आपका शब्द हो गया। ऐसे ही आगमनम, तो आ प्लस गमनम, वैसे आ उपसर्ग नहीं होता, आंग होता है, या तो आप आ लिख दो या आंग लिख दो, दोनों में सही मान लिया जाएगा। आ या आंग दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 19। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यानी खाली स्थान मिलेगा आपको और कोष्टक के अंदर आपको यह बताया जाएगा कि इस शब्द की ये वाली विभक्ति आपको लिखनी है, तो आपको वही उस खाली जगह में विभक्ति लिख देनी है। जैसे एक सवाल है, खाली जगह है डैश डैश ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथः पठ्यते। अब कोष्टक में लिख रहा है अस्मद शब्दे तृतीया, मतलब अस्मद शब्द में तृतीया विभक्ति लिखनी है खाली जगह में। ये हमें इंडिकेट किया गया है, निर्देश मिल रहा है, तो जैसा हमें निर्देश है उसी तरह से आपको लिख देना है। तो यहां पर लिख देंगे आप मया, क्योंकि अस्मद शब्द याद होना चाहिए। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, तो मया आ गया तृतीया के एक वचन में, तो आप लिखेंगे मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर है 20। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहां पर दोस्तों खाली जगह मिलेगी और कोष्टक में आपको धातु मिलेगी, और इसमें बताया जाएगा कि आपको इस धातु के इस लकार में ये वाला पुरुष या वचन लिखना है, तो वो का वही आपको खाली जगह में भर देना है। बस इतना सही काम आपको करना है, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे जनहि व्यायामेन कांति ही, बस फिर उसके बाद में खाली जगह, और कोष्टक में लिख रहा है लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब लव धातु का रूप लिखना है, लट लकार में लिखना है, प्रथम पुरुष में लिखना है और एक वचन में लिखना है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है लभते, तो लभते लिख देना है आपको बस ऐसे। आगे है 21 नंबर में अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृते लिखत। आपको बच्चों यहां 2 शब्द मिलेंगे जैसे, और ये भी पता है कि कौन से मिलेंगे, 100 से ऊपर के मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है कि 100 से आगे की संख्या संस्कृत में लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। जैसे 105 है, 108 है, 110 है, 200 है, 300 है, 510 है, ऐसे 100 से ऊपर कितना भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आया है जैसे कि 117 या 521, तो आपको 117 के लिए लिखेंगे सप्तदशाधिक एक शतम, ऐसे सप्तदश अधिक, इनको आप मिला दो संधि करके सप्तदशाधिकैक शतम, हो गया आपका आंसर। अलग अलग लिख दोगे तब भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा। सप्तदश अधिक एक शतम, यानी सप्तदश यानी 17, अधिक यानी अधिक, एक शतम यानी 100, यानी 17 अधिक 100, 100 में 17 अधिक तो 117 ही तो हुए। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा खंड दे चालू हो जाता है, खंड लास्ट है ये। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22। भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फलाना ढीका छात्रः राकेश अस्ति, भवता पिता अतीव निर्धनः अस्ति, स्वस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। आपको आपके पिताजी बहुत गरीब हैं, इसलिए आपको अपने प्रिंसिपल साहब के लिए शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी फीस माफ के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान है ये। यदि आपसे ये नहीं होता है तो आपके अथवा में लेटर भी आता है, यानी कि आप पत्र भी लिख सकते हो। हमारे हिसाब से तो दोस्तों ये वाला सबसे अच्छा है, प्रार्थना पत्र सरल होता है, आराम से लिखा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए
तो ये आप कर लोगे, इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया संस्कृते अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। इसमें क्या होता है कि आपको एक चित्र मिलेगा, ठीक है, चित्र दिखेगा आपको, उसके बाद में देखिए ऐसा चित्र दिखेगा, ये चित्र देखो, ये आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, देखो ये चित्र दिख रहा है ना आपको। तो ये चित्र जो दिख रहा है, इस चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य बनाने के लिए आपकी सहायता के लिए यहां कुछ शब्द भी दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको छोटे छोटे 8 वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य? 8। तो बस हो जाएगा आपका पाठ पूरा। तो इसमें छोटे छोटे वाक्य बनाना, लेकिन सही बनाना, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इस चित्र में देखो, इसमें जैसे बनाया है, अस्मिन् चित्रे वर्षा मम विद्यालयः च दृश्यते, वर्षा काले मेघः उच्चै गर्जति। ऐसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते जाओ और वाक्य बनाते जाओ। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो घबराना नहीं है, वो तो चल जाता है, इतना तो है ना। हम भी तो कॉपी चेक करते हैं तो हम नहीं देखते, छोटी मोटी बात तो खैर चल जाती है, लेकिन जब बहुत गलती होती है तो नंबर काटने पड़ते हैं भैया। लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक चल सकती है। आगे चलिए, इसके अथवा में यदि आप करना चाहें तो वार्तालाप आती है, यानी बातचीत होती है। जैसे कोई 2 या 3 मित्र हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या है, बातचीत में खाली स्थान मिलेंगे, उनको पूरा करना होता है। तो अब दोनों में से जो भी आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी चॉइस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर है, यानी कि सेकंड लास्ट। अधोलिखित वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवादम करोतु। यानी कि यहां पर दोस्तों कुछ वाक्य मिलेंगे, यानी कि 6 वाक्य मिलेंगे, 6 में से आपको सिर्फ 4 वाक्यों का अनुवाद करना है संस्कृत में। समझ गए बात को? हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, आपको संस्कृत बनानी है, लेकिन केवल 4 वाक्यों की बनानी है। ये 4 नंबर के हैं, एक आपका 1 नंबर का होगा। समझ गए? जैसे राधा भोजन पकाती है, तो राधा भोजनम पचती, राधा भोजनम पचती। ऐसे गांव के चारों ओर खेत हैं, तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। जैसे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तो यहां पर गांव के चारों ओर कर दिया, अब वृक्षा की जगह खेत कर दिया तो क्षेत्राणि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिता परितः समया निक्सा हा प्रति योगे पी द्वितीया, इस नियम से यहां द्वितीया हो जाएगी बच्चों। ऐसे आप वाक्य बना लोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट प्रश्न है हमारा पूरे पेपर का, बहुत ही सरल है। क्रम रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुत। यानी कि यहां पर कोई कहानी है, उस कहानी की आपको 6 लाइन मिलेंगी सिर्फ। वो कहानी जो है वो आपको उल्टी सीधी लिखी हुई मिलेगी, यानी 6 लाइन आपको इधर उधर उल्टी सीधी लिखी हुई है, उनको आपको जमा कर लिखना है। पहली लाइन कौन सी होगी, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी। जैसे प्यासे कोए की कहानी है और पहली लाइन आएगी आपकी कि कुआं ने पानी पिया और उड़ गया, तो ये सबसे पहले थोड़ी आएगी, बताओ। और फिर उसके बाद में 4 नंबर पे लिख रही है एक प्यासा कुआं था, तो पहले नंबर पे ये 4 नंबर वाली आएगी कि नहीं आएगी। तो जो लाइन सबसे पहले आनी चाहिए उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद में कौन सी आनी चाहिए उसको लिखो, फिर उसके बाद में कौन सी आनी चाहिए उसको लिखो, लास्ट में कौन सी आनी चाहिए उसको लिख दो। ये आपका क्रम संयोजन हो गया। बताओ कितना आसान है। ऐसे आप लिख दोगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें अथवा भी आता है, यदि आपसे ये नहीं हो रहा है तो दूसरा और भी है। वो क्या है, इसमें आपको दोस्तों यहां पर कुछ शब्द मिलेंगे, 5 शब्द हैं, जिनमें से त्रयानाम शब्दानाम सहायता, यानी 5 में से 3 शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण करना है, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। जैसे सदा, एक शब्द है इसमें सदा, यानी सदा का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। ऐसे ही आपको 3 वाक्य बना देने हैं, बस हो गया काम। तो ये आपको आसान लगता है तो ये कर लो, और वो वाला आसान लगता है तो वो कर लो, आपकी मर्जी है। ये तो सदा जैसे हो गया, दुर्जन है सदा अपकरोति, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। सदा को जोड़ करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सदा सत्यम वदेत बोलना चाहिए,
या अहम सदा सत्यम वदामि, मैं सदा सत्य बोलता हूं। ऐसे कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, जो भी आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है उसको संस्कृत में बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बच्चों हमने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, पूरे के पूरे पेपर को समझाने का प्रयास किया है कि कौन से प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दोस्तों यहां पर खंड का जरूर ध्यान रखना है। ए खंड के सवाल ए खंड में ही करने हैं, बे खंड वाले सवाल बे खंड में करने, और से खंड वाले सवाल आपको से खंड में करने हैं, और दे खंड वाले सवाल आपको दे खंड में करने हैं। ठीक है, पेपर बहुत ही सरल आएगा, बहुत ही आसान आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो मैटर बताया है उसमें से आपको जरूर आएगा। ठीक है, अब सब तो कह नहीं सकते कि भाई सारा कुछ आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये हम पक्का कह सकते हैं। पेपर देने के बाद आप खुद मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लास्ट टाइम में यदि देखना चाहते हो तो आप जरूर देखिए, आपको निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, और सुनने से और देखने से बहुत जल्दी याद होता है, ये बात आप जानते होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि यार हमें सर ने बहुत अच्छी चीज बताई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है। यदि आप संस्कृत लेते हैं आगे तो आपको पूरा का पूरा कोर्स यहां पर फ्री मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, संस्कृत की हम पूरी गारंटी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आज का सेशन पूरा हो जाता है। सबके लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों, अग्रिम बधाइयां, अच्छे से पेपर की तैयारी करें। और भी कोई भी आपका टॉपिक ऐसा है जो अब तक भी आपको टेंशन दे रहा है, अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी भी हमारे पास समय है, आप हमें लिख दीजिए, मैं आपको उसी पर वीडियो बना दूंगा, उसके नोट्स बना के आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों। अभी देखिए लगभग यहां 11:15 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों के लिए हम हमेशा काम करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं दोस्तों। तो आपको भी सजग रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। सबके लिए शुभकामना, जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।